2022 में नाजरीन मुराद सईद ने और बहुत सारे और लोगों ने चिल्ला चिल्ला कर ये बताया था कि दहशतगर्दों को पाकिस्तान मत लाइए, लेकिन कुछ जर्नैलों को इस बात का बड़ा शौक़ था, आर्मी चीफ को बड़ा शौक़ था, फिर पीडीएम की सरकार भी इसीलिए बनाई गई। तो इन सब ने मिलकर दहशतगर्दों को पाकिस्तान के अंदर दाखिल किया। इमरान खान की हुकूमत को अप्रैल के दूसरे हफ्ते में गिराने के बाद जून, जुलाई और अगस्त में बड़ी तेज़ी से दहशतगर्दों को पाकिस्तान के अंदर लाया गया, उन्हें पाकिस्तान के अंदर लाकर सेटल किया गया। बहुत एहतजाज हुआ, अवाम ने बहुत शोर मचाया, लेकिन क्योंकि जर्नैलों की पॉलिसी थी वो ये करते रहे और अब पूरा पाकिस्तान भुगत रहा है। ये आग जो है वो सबके दरवाजे तक आएगी। मैंने कहा था अब आ रही है, मुराद सईद भी ये कह रहा था, बार बार कह रहा था, लेकिन उस वक्त किसी ने बात सुनी नहीं या कोई सुनना नहीं चाह रहा था। मगर अब भी वक्त है उन जर्नैलों को और उन सारे किरदारों को कटहरे में लाया जाए जो इन दहशतगर्दों को बाई डिज़ाइन पाकिस्तान लेकर आए और पाकिस्तान लाकर इनके लिए बॉर्डर नरम किए, इनको लेकर आए, इनको सहूलतकारी दी। ये यहाँ पे आपके जो खैबर पख्तूनख्वा के कई कबायली इलाके वहाँ दंदनाते फिरते थे, इनको बाई डिज़ाइन लाकर बसाया गया। और जिस वक्त निगरान हुकूमत चल रही थी उस वक्त बहुत बड़ी तादाद में ये लोग पहुँचे, क्योंकि तब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के ऊपर सारा फोकस था, सिक्योरिटी फोर्सेस का, वो बेचारे सारे भागे हुए थे, तो दहशतगर्दों के लिए मौजें थी। उस दौर में 2023 में जब तक इलेक्शन नहीं हो रही, पूरा 2023 का साल जो है वो निगरान हुकूमत रही वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में। तो उस पूरे साल के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द जो है वो बड़ी तेज़ी से दाखिल किए गए और 2024 में हमने उसको भुगतना शुरू कर दिया। और आज 2025 के इख्तिताम पे हम कहाँ खड़े हैं, इस्लामाबाद के अंदर एक धमाका हो गया और वज़रा ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान का कोई शहर भी महफूज नहीं है। तो जिन लोगों ने पाकिस्तान को इस आग में झोंका है उन लोगों को कटहरे में लाना बहुत ज़रूरी है, उनसे ज़रूर पूछा जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अब क्योंकि धमाका इस्लामाबाद में हुआ है तो आप मीडिया के ऊपर कवरेज भी देखेंगे, खबरें भी देखेंगे। वाना कैडेट कॉलेज के ऊपर जो अटैक हुआ, बहुत सारी चीज़ें कवरेजेस देखेंगे। अब एक जंग का माहौल बनेगा हमारा अफ़गानिस्तान के साथ, और जंग के बाद दोबारा हम बैठेंगे, फिर हम बातचीत करेंगे और फिर किसी नतीजे पे पहुंचेंगे। तो नॉर्मली यही होता है कि जो हमारी तरह के मुल्क होते हैं ना, ये पहले जंगें लड़ते हैं आपस में, जंगें लड़ने के बाद अच्छी तरह एक दूसरे को मारते हैं, एक दूसरे का टिका के नुकसान करते हैं। उसके बाद जब काफ़ी नुकसान हो जाता है फिर बैठते हैं, बैठ के टेबल पे बात करते हैं, फिर तालिबान को भी समझ आ जाएगी और फिर पाकिस्तान को भी समझ आ जाएगी। पहले पाकिस्तानी जर्नैलों ने इनको लाकर पाकिस्तान के अंदर बसाया, डिटाई और बेशर्मी के साथ ये फार्मूला उन्होंने यहाँ पे लगाया। इसके ऊपर ब्रीफिंग्स देते रहे पार्लियामेंटेरियंस को कि हमने दहशतगर्दों को लेकर आना है। पहले इन्हें लाकर यहाँ पे बसाया और उसके बाद बेड़ा गर्क करवाया और अब कह रहे हैं जी एक लड़ाई में लड़नी पड़ेगी। तो ठीक है, आपकी मर्जी है, लेकिन इस्लामाबाद में खून बहा है तो ये खून महंगा है। कबायली इलाकों में खून बहता है तो खबर भी नहीं चलती, टिक्कर भी नहीं चलता, लेकिन इस्लामाबाद में खून बहा है, बड़ी बड़ी खबरें बनेगी और बड़ा रोला बनेगा। इंडिया के साथ भी आपके हालात जो हैं वो ख़राब हो सकते हैं। अब उसकी वजह यह है कि वहाँ पे भी एक धमाका हुआ है। इंडिया में आपने बड़ी मशहूर एक इमारत का नाम सुना होगा, दिल्ली लाल किला। तो लाल किला के करीब, यानी वहाँ जहाँ धमाका हुआ वहाँ से लाल किला करीब है, बिल्कुल सामने। तो वहाँ पे एक कार बम धमाका हुआ है कल, और वो जो कार बम धमाका हुआ उसके अंदर इंडिया में 8 लोग वहाँ पे मारे गए और बहुत बड़ी तादाद में लोग ज़ख्मी हो गए। धमाके की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी वहाँ पे, और वहाँ का जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, वहाँ की जो गवर्नमेंट कह रही है, वो भी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं जी हम इन दहशतगर्दों के पीछे आएंगे। तो लाजमी बात है, जैसे पाकिस्तान हर चीज़ का इल्ज़ाम हम अफ़गानिस्तान पर डालते हैं क्योंकि वो हमसे कमज़ोर है, तो इंडिया भी हम उससे छोटा मुल्क है, वो इल्ज़ाम हम पे ही डालेगा और किस पे डालेगा। अब इंडिया इल्ज़ाम उठा के कहीं यूरोप में तो नहीं ले जाएगा, वो हम पे ही डालेगा, चाहे उसकी अपनी नाअहली हो, चाहे उसकी अपनी नालायकी हो, लेकिन इंडिया इल्ज़ाम पाकिस्तान पर डालेगा। अच्छा, जो वाना वाला अटैक है ना, उसमें इनिशियली जो सिक्योरिटी फोर्सेस के ज़राए उन्होंने ये कह दिया, ये कन्फर्म कर दिया कि ये दहशतगर्द ना सिर्फ अफ़गानी है, अफ़गानिस्तान से आए हैं, बल्कि अफ़गानिस्तान के साथ राब्ते में भी हैं। उन्होंने ये पहले ही कह दिया कि जनाब अभी ऑपरेशन मुकम्मल नहीं हो, लेकिन पहले ही उन्होंने ये बता दिया कि जनाब ये अफ़गानिस्तान के साथ लिंक्ड हैं जो यहाँ पे दहशतगर्दी कर रहे हैं। तो और ख्वाजा आसिफ ने इस्लामाबाद वाला अफ़गानिस्तान के बारे में बताया, और साथ ये भी कहते हैं कि ये फितनतुल ख़वारिज हैं और ये इंडिया इनको सपोर्ट करता है, इंडियन फंडेड है।
तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान और इंडिया के ऊपर इल्ज़ाम लगाया। अब इंडिया के ऊपर जो धमाका हुआ उन्होंने अभी इसकी इंक्वायरी करने के बाद इल्ज़ाम लगाना है, और ज़्यादा इम्कानात यही है कि वो पाकिस्तान के ऊपर ही मलबा गिराएंगे जैसे वो हमेशा करते हैं। तो ये खित्ते के अंदर एक नई लड़ाई वाली सूरत हाल बन सकती है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, लड़ाई जो है ना वो फौजी जर्नैलों को हमेशा सूट करती है, या जो फाशिस्ट हुक्मरान होते हैं उन्हें बहुत सूट करती है। जैसे प्यूटन है, वो रशिया एक लड़ाई लड़ रहा है 3 साल से, तो प्यूटन और उसके जर्नैल सारे हीरो हैं अपने मुल्क में। सेम टाइम में जो ज़ेलेंस्की है वो और उसके जर्नैल हीरो हैं अपने मुल्क में, यूक्रेन। तो ये जंग का कानून होता है। जब इंडिया और पाकिस्तान की भी लड़ाई हुई है तो इंडिया के अंदर बहुत प्रोपेगेंडा किया गया, जनाब पाकिस्तान को उन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया, बड़े मिसाइल मारे, बड़ी इमारतें तबाह की, बड़े बंदे मार दिए, बड़े फौजी शहीद कर दिए। उन्होंने ये कहा ना, इंडिया का मीडिया वो उन्हें प्रेज कर रहे हैं, वहां के जर्नैल, वहां का मोदी, वो वहां हीरो बन रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान ने कहा जी हमने तैयारी गिरा दी है, ये रियलिटी भी है। तो यहाँ का मीडिया, हम लोग सारे हम कह रहे हैं हमारी फौज जीती है, तो हमारे जर्नैल खुश हो रहे हैं, हमारे लोग खुश हो रहे हैं। इसी तरह जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का आपस में मार्का हुआ, वहां पे भी इसी तरह है कि अफगान वहां पे पूरी तरह से मुतमईन है कि जनाब हमने बहुत मारा, और पाकिस्तानी यहाँ पूरी तरह से मुतमईन है कि हमने बहुत मारा। तो जब भी कोई जंग लगेगी तो फायदा तो जर्नैलों का होता है, चाहे उधर हो जाए चाहे इधर हो जाए। कौम का फायदा तब होगा जब पाकिस्तानी जर्नैल कश्मीर को आज़ाद करवा के दे देंगे। हम कहेंगे जी कमाल हो गया, ज़बरदस्त काम कर दिया सर आपने कश्मीर आज़ाद करवा दिया, हमारी दिली ख्वाहिश पूरी हो गई, अब हम कश्मीर में अपने घरों में जा सकते हैं। फिर तो हम ये कायल हो जाएंगे ना। या आप वो सारे स्ट्रक्चर जो इंडिया ने हमारे पानियों पे बनाए हुए हैं वो सारे आप पलक झपकने में तबाह कर दें। वी हैव द कैपेसिटी। अगर आप वो तबाह कर दें तो हम कहेंगे जी हमारे जर्नैलों ने कुछ फतह किया, कुछ हासिल किया। लेकिन नॉर्मली होता यह है कि जंग के बाद जो है जर्नैल हीरो बन जाते हैं, दोनों तरफ के। वो उधर के उधर बन जाते हैं और इधर के इधर बन जाते हैं, क्योंकि जंग का नतीजा कुछ भी हो, इंटरनेशनली कोई कुछ भी कहता रहे। अब ये तो तैयारे गिरने के बाद मोदी की किस्मत ही खराब थी, बेड़े गर्क हो गया उसका, और डोनाल्ड ट्रंप ने उसको चिढ़ा चिढ़ा के आलमी सतह के ऊपर उसका और ज़्यादा सत्यानाश किया है। बहरहाल हमारे लोगों का खून महंगा है, हमारे कबायलियों का खून सस्ता है। इस्लामाबाद के वाक़े के ऊपर ज़्यादा रद्द-ए-अमल आएगा, जबकि बाकी वाक़यात पे इतना रद्द-ए-अमल नहीं आता। एक नौजवान है नादरीन, आलमज़ेब महसूद नामी, इसका फेसबुक के ऊपर एक अकाउंट है, आप जाके देख सकते हैं। कोई 2,80,000 के करीब इनके फॉलोअर्स हैं। ये जो है इन्होंने, सुहेल अफरीदी ने स्टेटमेंट दिया, जिस स्टेटमेंट के ऊपर सुहेल अफरीदी साहब पे एक मुकदमा भी दर्ज हुआ कि मस्जिद में लाके फ़ौज ने कुत्ते बांध दिए, और जब हमने कहा तो जवाब आया कि आप और ये एक जैसे हैं। तो वो जो स्टेटमेंट सुहेल अफरीदी का है, इसकी तस्दीक की है ये नौजवान ने, आलमज़ेद महसूद साहब ने। इन्होंने 2019 की एक वीडियो अपने अकाउंट से शेयर की थी, और वो वीडियो इन्होंने दोबारा दिखाई है कि ये बात झूठ नहीं है। आज से 6 साल पहले ये वाक़या हुआ था। उन्होंने वीडियो और ऑडियो दोनों दिखाई, जिसके अंदर ये कुत्तों वाली बात भी है, मसाजिद के ऊपर एंटीने लगे हुए हैं, वो बड़े बड़े डिश लगे हुए हैं, और जूतों के साथ जाने वाली ये चीज़ें सारी उसके अंदर, उस वीडियो के अंदर है। उस वीडियो में और उस ऑडियो के अंदर ये चीज़ें हैं। तो ये आलमज़ेब महसूद नामी नौजवान ने इसकी कन्फर्मेशन दी है और इसकी तस्दीक की है कि जनाब ये वाक़या ऐसे ही हुआ था, सुहेल अफरीदी ने झूठ नहीं बोला। अफसोसनाक बात है। अब नाज़रीन, एक तरफ तो ये चल रहा है, दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो एक जरगा है जो 12 नवंबर को यानी कल के दिन में होने जा रहा है। ये एक बड़ा जरगा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत करना चाहती है। जो फेडरल गवर्नमेंट है या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है वो इसको नाकाम करना चाहती है कि ये जरगा कामयाब ना हो, लेकिन सबको दावत दी है। अब ये फैसला किया गया है कि इस जरगे का जो भी एलामिया होगा वो एलामिया जारी किया जाएगा और पहुंचाया जाएगा वफाकी हुकूमत तक भी, सिक्योरिटी इदारों तक भी, और हर स्टेक होल्डर को वो एलामिया दिया जाएगा कि ये खैबर पख्तूनख्वा का जो अमन जरगा बैठा है, मुतफ़िक़ा तौर पे सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ और स्टेक होल्डर्स, ये उनकी राय और फैसला है। तो इसकी रोशनी में आगे बढ़ा जाए। यहाँ से एक नई डिबेट शुरू होगी। या तो आपने डायरेक्टली जंग की तरफ जाना है, ताकत का इस्तेमाल आपको दहशतगर्दी के खिलाफ करना पड़ता है। आप ये नहीं कह सकते कि ताकत का इस्तेमाल ही नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, ताकत का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा दहशतगर्दी के खिलाफ। लेकिन वो कैसे करना है और इस लड़ाई को लीड किसने करना है, इस लड़ाई को कोई जर्नैल लीड नहीं कर सकता, उसका काम ही नहीं है। लीड लीडर्स ने करना है, पॉलिटिकल अवामी हुकूमत ने लीड करना है। वो जो स्टेक होल्डर्स हैं इलाके के, उन्होंने लीड करना है। उन्होंने बताना है कि जनाब कहाँ आपकी ज़रूरत है और कहाँ नहीं है।
अगर तो ये सारा कुछ जर्नैलों के कंट्रोल में दिया गया तो माजी की तरह सारे ऑपरेशन बेकार हुए, ये भी बेकार हो जाएगा। जितनी दहशतगर्दी के खिलाफ आपने लड़ाई लड़ी आज तक आपको फायदा ही कोई नहीं हुआ, दोबारा आ जाती है फिर। तो जर्नैलों के हाथ में चीज़ नहीं देनी, चीज़ जो है पॉलिटिकल लीडरशिप के हाथ में रहनी चाहिए। फैसले उन्हें करने चाहिए और मुशावरत के बाद फैसले करने चाहिए। अवाम को, लोगों को शामिल करना चाहिए। अफगानिस्तान भी इसका एक स्टेक होल्डर है, उसको भी शामिल करना चाहिए। बहरहाल ये अभी तो जरगा होगा, कल तो बहुत सारी खबरें आएंगी, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अतर मिनुल्लाह ने भी एक खत लिख दिया है जी। और अतर मिनुल्लाह साहब जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जज हैं, उन्होंने एक लेटर लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अलावा उन्होंने ये लेटर बहुत सारे और लोगों को भी लिखा है, यानी बाकी जो जजेज हैं उनको भी दिया है, और अब पब्लिक भी हो गया उनका लेटर। तो नाज़रीन, उन्होंने जो लेटर लिखा उसमें वो कहते हैं कि हम खुद को बुनियादी हकूक़ का मुहाफ़िज कहते हैं, लेकिन जब साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बताया कि जबरी गुमशुदगी का मामला उनके दरवाजे तक पहुंच गया है तो हम खामोश रहे। एक और चीफ जस्टिस ने मखसूस नशिस्तों के केस के तनाजुर में 12 जजेस को खबरदार किया कि सिर्फ मैंने अब तक मार्शल को रोक रखा है, वो आएंगे और हमें घर भेज देंगे। अदलिया में बैरूनी मुदाखलत अब कोई ढकी छुपी बात नहीं रही, बल्कि नाकाबिले तरदीद हकीकत है। जो सच बोलता है उसका हाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों जैसा हो जाता है। इन्होंने पूरी अदलिया को झंझोड़ा है जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने। उन्होंने कहा जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अवामी एतमाद हासिल करने पर निशाना बनाया गया। बहादुर जजेस के ख़त और एतराफ़ सुप्रीम कोर्ट के ज़मीर पर बोझ हैं। हम सच जानते हैं मगर सिर्फ चाय खानों में सरगोशियों तक महदूद हैं। बैरूनी मुदाखलत अब कोई राज नहीं है, एक खुली हकीकत है। जो जज सच बोलता है वो इंतकाम का निशाना बनता है। जो जज नहीं झुकता उसके खिलाफ एहतसाब का हथियार इस्तेमाल होता है। हमें याद रखना होगा कि अदलिया अवाम के लिए है, ताकतवरों के लिए नहीं है। अदलिया की निजात सच्चाई और ख़ुद एहतसाबी में है। हमें अपनी गलतियां तस्लीम करनी होंगी और इस्लाह करना होगी। ये जनाब अतर मिनुल्लाह साहब कह रहे हैं। उन्होंने मज़ीद बातें भी की याया अफरीदी साहब को लिखे हुए ख़त में कि सुप्रीम कोर्ट अक्सर ताकतवरों के साथ खड़ी रही है, अवाम के साथ खड़ी नहीं हुई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की उन्होंने मिसाल दी, नवाज शरीफ की, मरियम नवाज़ की। फिर उन्होंने कहा जी इमरान खान के साथ होने वाला सलूक उसी जबर के एक तसलसल का आज हिस्सा है। झंझोड़ने की कोशिश की सबको अतर मिनुल्लाह ने, लेकिन इस वक्त जो अदलिया की हालत है वो हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि अदलिया कहाँ पहुँच गई और किस तरह पहुँचाई गई। और ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का मौजूदा सियासी सहूलतकारों के साथ मिलकर एक कारनामा है। नादरीन ने कुछ दानिश्वर हैं पाकिस्तान में, वो आज भी ये कहते हैं कि जरदारी और नवाज शरीफ ने फौज को दीवार के साथ लगा के सियासत से बाहर कर दिया था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद, लेकिन इमरान खान ने फौज को सियासत में वो कहते हैं जी कि वापस रेलिवेंट कर दिया है। अब ये जो दानिश्वर है ना, ये मेरे ख्याल में इमरान खान साहब के बुग़्ज़ में मुब्तला है और कोई वजह नहीं है। मैं कुछ फैक्ट्स सामने रखता हूं जो नवाज शरीफ और जरदारी ने किए, हालांकि इस तरह के दर्जनों हैं, लेकिन मैं 5-7 आपके सामने रखता हूं जो इन दोनों ने मिलकर किए, जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की रूह के खिलाफ थे और जिसमें ये फौज की सहूलतकारी का काम एक दूसरे के खिलाफ कर रहे थे। नंबर 1, ये जो सड़कों पे घसीटने वाली बातें थी, ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ कौन मुलाकातें करता था और जरदारी को सड़कों पे घसीटता था? ये इमरान खान ने तो नहीं किया था। फिर जो मेमो गेट स्कैंडल आया था जिसमें हुसैन हक्कानी भी फंस गया था और सारे फंस गए थे, इस मेमो गेट स्कैंडल में जिसमें पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का एक घटिया किरदार था, वो कौन सा सियासतदान था जो काला कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंच गया था? नवाज शरीफ था ना, इमरान खान तो नहीं था। फिर मुंतखब वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी से इस्तीफ़ा कौन मांग रहा था? नवाज शरीफ मांग रहा था ना। आज भी वीडियोस मौजूद हैं। जनरल कियानी को एक्सटेंशन किसने दी थी? जरदारी ने दी थी और नवाज शरीफ ने सहूलतकारी की थी। इमरान खान तो तब असेंबली का हिस्सा ही नहीं था ना। तो फिर इमरान खान पे इल्ज़ाम आप कैसे डाल सकते हैं? जनरल कियानी को सियासत में कौन लाया? यही लोग लेकर आए। फिर अदलिया बहाली की तहरीक में एस्टेब्लिशमेंट के साथ किसने डील की? फिर पंजाब के अंदर गवर्नर राज किसने लगाया? ये सारे काम कौन कर रहा था? जरदारी और नवाज शरीफ कर रहे थे। फिर फौज के साथ मिलकर 2013 के इलेक्शन में पंचर किसने लगाए थे? बताएं ना। ये जो धांधली 2013 के इलेक्शन में हुई थी फौज के साथ मिलकर, ये किसने की थी? इमरान खान ने तो नहीं की थी, उसके तो खिलाफ धांधली हुई थी। तो इमरान खान पे मलबा डालने से पहले इनके गिरबानों में झांकना चाहिए कि इन लोगों ने किस तरीके से
फौज को सियासत से बाहर करने की बजाय बार बार फौज को सियासत के अंदर घसीटा अपने ज़ाती मफादात के लिए, अपने फ़ायदों के लिए। मैं तो इनकी कवरेज करता था, मुझे नहीं पता कि रोज़ाना की बुनियाद पे ये क्या स्टेटमेंट देते थे, ये क्या करते थे। ये तो जनाब फौज के सहूलतकार बने हुए थे 2013 से पहले, पूरी तरह से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में थे ताकि इन्हें हुकूमत मिल जाए। और हुकूमत के लिए ये कौन कौन से जर्नैलों को कहाँ कहाँ जाके कैसे कैसे मिलता रहे, कौन कौन डीलें करता रहा, सारी दुनिया को पता है। अदलिया की बहाली की तहरीक में फौजी जर्नैलों ने क्या किरदार अदा किया, ये सारी दुनिया को पता है। एक जर्नैल से जान छुड़ाने के लिए दूसरे जर्नैल के साथ कैसे साजबाज की गई, सारी दुनिया को पता है। और इमरान खान को तो 2018 में हुकूमत जर्नैल देना ही नहीं चाहते थे, वो तो रिएक्शन इतना ज़्यादा था पब्लिक का कि हुकूमत देनी पड़ गई। वरना शहबाज शरीफ अपने मुंह से कह रहा है कि जनाब मैं हुकूमत के लिए अपनी कैबिनेट चुन रहा था और मुझे कह दिया गया था। जनरल बाजवा और जनरल फैज़ जो है वो इंटरव्यूज़ करते फिर रहे थे। ये सारा काम किसने किया था? यानी इमरान खान के बुग़्ज़ ने कुछ लोगों को इतना अंधा कर दिया कि उन्हें समझ ही नहीं आती, और वो हर चीज़, ये दूसरी जंग अज़ीम भी उठा के इमरान खान पर डाल दो, पहली जंग अज़ीम भी उस पर डाल दो। आज तक दुनिया में जितनी तबाही हुई है ना, जो एटम बम चला था हिरोशिमा नागासाकी पे, वो भी इमरान खान पर डाल दो। इनका बस चले ना तो ये हर चीज़ उसके ऊपर डाल दें और आने वाले 100 साल के मसाइल भी इमरान खान पे ही डाल दें।